हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम से लेकर ज्वाइनिंग तक का जो प्रोसेस रहता है उसमें बेसिकली क्या क्या होता है, कहां पर स्टूडेंट को दिक्कतें आती हैं, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं दूंगा। यहाँ पर कुछ लोगों का ये कमेंट ज़रूर रहेगा कि वेस्टेज ऑफ टाइम है, ऐसी वीडियो की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है 2018 में कि माइनर सी मिस्टेक के कारण जो है उनको जॉब नहीं मिली है। उन्होंने पेपर क्लियर किया है, पीईटी क्लियर किया, मेडिकल डीवी सब क्लियर करने के बाद भी जो है उनको जॉब नहीं मिली है। कुछ ऐसी माइनर सी मिस्टेक होती है, वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए, बताना मेरा काम है, बाकी आप लोगों की थिंकिंग क्या है उसके बारे में वो आप पे डिपेंड करता है। आपको यूजफुल लगे तो आप वीडियो कंप्लीट देखें, आपको इसमें कुछ अच्छी जानकारी ही मिलेगी। जो आपका नोटिफिकेशन है, ओल्ड नोटिफिकेशन, उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम से लेकर ज्वाइनिंग तक बेसिकली ग्रुप डी में क्या क्या प्रोसेस रहता है। देखिए, किसी भी काम को जब करते हैं आप, तो अगर आपको उसकी नॉलेज पहले से पूरी होती है तो वहां पर मिस्टेक के चांसेस कम होते हैं। तो जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए, वो इस वीडियो को कंप्लीट देखें, आपको बहुत ही यूजफुल जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ऑलिव बोर्ड का एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। ऑलिव बोर्ड जो है अपने 10 मिलियन यूजर्स कंप्लीट होने की खुशी में यहाँ पर 50% का ऑफ दे रहा है। अब सबसे पहले ये जो ऑफ है आपका, ये 25 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच में वैलिड रहेगा। अब इस बीच में अगर आप इनके दो कोर्सेज खरीदते हैं, जो एक है आपका SSC प्लस रेलवे का एलाइड कोर्स जिसमें 500 से ज़्यादा टेस्ट अवेलेबल है, दूसरा इनका जो कोर्स है SSC प्लस रेलवे का सुपर एलाइड कोर्स, इसमें आपके ऑल कोर्सेज हैं, नोट्स हैं, 500 प्लस टेस्ट हैं। अगर आप इन दोनों में से कोई भी कोर्स खरीदते हैं तो 50% का आपको ऑफ मिलता है। यहाँ पर वैलिडिटी 6 मंथ और 12 मंथ की अवेलेबल है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हैं, आप जाकर चेकआउट जरूर करें। दूसरा ऑफर समझिए, यहाँ पर ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट अवेलेबल कराया जा रहा है फिर से 26 और 27 तारीख के बीच में। अगर आप यहाँ पर SSC या रेलवे के एस्पायरेंट हैं तो आप 26 तारीख और 27 तारीख के बीच में जो है इनका ऑल इंडिया लेवल का फ्री मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, जो आपका SSC CGL टियर 1 के लिए, साथ ही RRC ग्रुप डी के लिए रहने वाला है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कंप्लीट एनालिसिस, डिटेल सॉल्यूशन, परफॉर्मेंस एनालिसिस सभी कुछ देखने को मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, सिंपली जाकर आपको इनकी वेबसाइट या इनकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ईमेल मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है और इनका लाभ ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, जाकर चेकआउट जरूर करें। तो फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं ग्रुप डी के रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में, तो देखिए 5 स्टेप में आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होता है। सबसे पहले आपका एक CBT 1 एग्जाम होता है। अगर आप CBT 1 एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो आपको PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। अगर वो भी आप लोग क्लियर कर लेते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपका मेडिकल का प्रोसेस होता है, फाइनली आपको जो है ज्वाइनिंग मिल जाती है। तो 5 स्टेप में आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम के बारे में। देखिए, जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पर स्टूडेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, साथ ही यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी रहती है कि सर मैंने फॉर्म भरते टाइम अपना नाम गलत भर दिया है, फादर्स नेम में मिस्टेक है, डेट ऑफ बर्थ गलत है या फिर कैटेगरी गलत भर दी है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन होता है, तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको एंट्री करते टाइम ये सारी चीजें चेक की जाती है। देखिए, किसी सेंटर पर थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है तो वहां पर आपकी एक एक चीज मैच की जाती है। अदरवाइज अगर आप एक वैलिड आईडी साथ लेकर जाते हैं तो आपको एंट्री मिल जाती है। लेकिन कुछ एग्जाम सेंटर पर ऐसा देखा गया है कि अगर आपके फॉर्म में मिस्टेक है या फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैच नहीं हो रही है तो आपको एंट्री नहीं मिलती है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई इशू है तो आप अपनी 10th की मार्कशीट साथ लेके जाएं और वहां पर उनको बताएं कि फॉर्म भरते टाइम ये मिस्टेक हुई है। तो आपके एग्जाम सेंटर पर आपसे एक फॉर्म भरवाया जाता है, उस पर आपके साइन लिए जाते हैं और आपको एंट्री दे दी जाती है। तो एग्जाम देने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, देखिए जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपके पास अगर वही वाला फोटो है जो आपने फॉर्म में लगाया है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज अगर आपके पास दूसरा फोटो भी है तो भी आपको एंट्री मिल जाती है। कुछ एग्जाम सेंटर पर थोड़ा प्रॉब्लम आती है लेकिन एंट्री फिर भी आपको दे दी जाती है। लेकिन आप लोग कोशिश करें कि जो फोटो आपने फॉर्म में लगाया है, अगर आपके पास वही फोटो है तो वही आप साथ में लेके जाएं, साथ में वैलिड आईडी लेके जाएं, 10th की मार्कशीट आप लेके जाएं। और देखिए, एक से ज्यादा आईडी अगर आप लेकर जाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। कई बार एक आईडी से एंट्री नहीं मिलती है तो दूसरी आईडी दिखाकर आपको एंट्री मिल जाती है। तो एग्जाम में सिर्फ आपके साथ यही प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके अलावा देखिए, आपका जो थंबप्रिंट है वो एग्जाम के दौरान लिया जाता है। एग्जाम के दौरान आप थंबप्रिंट देते हैं तो उस वक्त आपको ख्याल रखना है लेफ्ट हैंड का थंबप्रिंट आपको देना है, क्योंकि देखिए वही थंबप्रिंट आगे जाकर आपका मैच किया जाता है। अगर वो मैच नहीं होता है फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। तो यहाँ पर जब आप एग्जाम दे देते हैं, एग्जाम देने के बाद आपकी एक कट ऑफ तैयार होती है। उस कट ऑफ को अगर आप क्लियर करते हैं अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग तो वहां पर आपको जो है PET के लिए बुलाया जाता है। PET के लिए 3 गुना छात्रों को यहाँ पर बुलाया जाता है। जितनी यहाँ पर वैकेंसी है उससे 3 गुना छात्रों को बुलाया जाएगा सभी जोन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर बात करते हैं कि PET में आपको क्या क्या करना होता है। देखिए, PET में क्या होता है, जब आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है तो वहां पर आपकी 2 तरह से जो है फिजिकल लिया जाता है। सबसे पहले तो बॉयज की अगर बात करते हैं तो 35 किलो का एक बोरा होता है, उसमें रेत भरी हुई होती है, तो उसको आपको जो है कंधे पर रखकर दौड़ना होता है 100 मीटर तक और उसके लिए आपको 2 मिनट का टाइम मिलता है। अगर बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की तो उनके
लिए सिर्फ 20 किलो का जो वजन है उसको अपने कंधे पर रखकर, या फिर जैसे भी आपको सूटेबल हो आप सर पे रख के भी भाग सकते हैं, या फिर अपने कंधे पे या फिर पीठ पे रख के भी भाग सकते हैं। लेकिन आपको जो वहां पर टाइम दिया जाता है उसके अंदर ही आपको जो है रेस कंप्लीट करनी होती है। फीमेल के लिए यहाँ पर 20 किलो वजन होता है, 100 मीटर तक उनको भागना होता है, 2 मिनट का टाइम उनको भी दिया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है साथ के साथ ही आपकी दूसरी रेस भी होती है। जैसे आप लोग अपनी वेट वाली रेस कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी दूसरी लाइन वहां पर लगती है, उसमें जो है आपको 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर की रेस पूरी करनी होती है। बॉयज़ के लिए यहाँ पर टाइम होता है 4 मिनट 15 सेकंड का, और गर्ल्स के लिए यहाँ पर टाइम होता है 5 मिनट 40 सेकंड का। देखिए ये रेस आप बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं, बिल्कुल भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आती है। अब देखिए मैं आप लोगों को बता दूं प्रॉब्लम कहाँ पर आती है। जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपका जो एडमिट कार्ड होता है उसका हाफ पोर्शन आपको दिया जाता है, वो हाफ पोर्शन आपको बिल्कुल संभाल के रखना है। दूसरा यहाँ पर देखिए उसके हाफ पोर्शन पर आपकी हैंडराइटिंग में कुछ लिखवाया जाता है जिसको सेल्फ डिक्लेरेशन बोला जाता है। वो सेल्फ डिक्लेरेशन आपको बिल्कुल अपनी ओरिजिनल हैंडराइटिंग में करना है, कैपिटल लेटर्स में नहीं करना है, जो आपकी नॉर्मल राइटिंग है उसमें करना होता है। क्योंकि देखिए जब आप पीटी देने जाते हैं तो वहां पर भी आपसे डिक्लेरेशन लिया जाता है और वहां पर भी आपको एडमिट कार्ड का हाफ पोर्शन दिया जाता है। तो दोनों एडमिट कार्ड के हाफ पोर्शन आपको संभाल के रखने हैं और दोनों में हैंडराइटिंग आपकी बिल्कुल सेम होनी चाहिए जो आपकी ओरिजिनल हैंडराइटिंग होती है। साथ ही यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर का भी ध्यान रखना होगा। देखिए जो सिग्नेचर आपने अपने फॉर्म में भरते टाइम दिया था वही सिग्नेचर आपको एग्जाम के दौरान करने हैं और वही सिग्नेचर आपको अपने पीटी के दौरान करने हैं। अब पीटी में मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम आती है। देखिए सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही आती है वहाँ पर कि आपका जो फोटो है, जो आपका एडमिट कार्ड का पोर्शन है या आपका जो थंब प्रिंट है, अगर वो प्रॉपर मैच नहीं हो रहा है तो वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ जाती है। दूसरा यहाँ पर क्या होता है, जब आप रनिंग करते हैं तो आपकी लेग में एक चिप लगाई जाती है। तो कुछ स्टूडेंट का क्या होता है, रनिंग करते टाइम वो चिप खुल जाती है। तो आपको क्या करना है, देखिए दोनों लेग में आपकी एक एक चिप लगाई जाती है। अगर आपकी एक लेग की चिप खुल जाती है तो आपको रुकना नहीं होता है, वहाँ पर आपको कंटिन्यूसली रनिंग करनी होती है क्योंकि यहाँ पर रीडिंग आपकी दूसरी लेग से काउंट हो जाती है। तो प्रीवियस 2018 में जो पीटी हुआ था वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम आई थी, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। आपको बिल्कुल नॉर्मल जो है अपनी रनिंग करनी है, आपकी जो रीडिंग है वो वहाँ पर मैच हो जाती है। देखिए जो आपका पीटी का रिजल्ट होता है वो भी सेम डे आपको पता लग जाता है। जब लास्ट में सभी स्टूडेंट का पीटी कंप्लीट हो जाता है तो शाम को वहाँ पर एक लिस्ट लगाई जाती है। उस लिस्ट में बता दिया जाता है किन स्टूडेंट ने पीटी क्लियर किया है और किन स्टूडेंट ने पीटी क्लियर नहीं किया है। वहाँ पर आपकी टाइमिंग भी बता दी जाती है कि कितने टाइम में आपने रेस कंप्लीट की है और आप क्वालिफाई कर चुके हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है, आपकी जो है कट ऑफ तैयार की जाती है। जो आपकी CBT 1 की कट ऑफ थी उसके अलावा एक दूसरी कट ऑफ आपकी बनती है पीटी के बाद। और मैं आप लोगों को बता दूं दोनों कट ऑफ में 4 से 5 नंबर का डिफरेंस आता है। यानी कि अगर आपकी UR कैटेगरी की CBT की कट ऑफ 60 है तो 64 या 65 आपकी कट ऑफ हो जाती है पीटी के बाद। क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है पीटी क्लियर करते हैं, इतना ज्यादा डिफिकल्ट पीटी यहाँ पर नहीं होता है कि अगर आप लोग पीटी भी क्लियर कर लेते हैं और पीटी वाली कट ऑफ में भी आपका नाम आ जाता है तो उसके बाद आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद अगर आप लोगों ने ITI वगैरह किया है और आपने फॉर्म फिल करते टाइम वहां पर दिया है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। SC/ST वाले जो कैंडिडेट होते हैं उनके पास अपना कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। OBC नॉन क्रीमी लेयर की अगर बात करते हैं तो उनके लिए भी एक सर्टिफिकेट बनता है, उनका कास्ट का सर्टिफिकेट। तो नॉन क्रीमी लेयर वालों को जो है वो सर्टिफिकेट बिल्कुल मस्ट होता है। अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं और आपने फॉर्म भरते टाइम क्रीमी लेयर सेलेक्ट किया है तो आपको किसी भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद देखिए मैं आप लोगों को बता दूं जो इनकम का सर्टिफिकेट होता है वो दिखाना होता है इकोनॉमिक और वीकर सेक्शन वाले स्टूडेंट को, जिन्होंने देखिए फॉर्म भरते टाइम अपनी फीस में कंसेशन लिया है, उनको जो एक सर्टिफिकेट बनता है EWS करके, तो वो आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास माइनॉरिटी का डिक्लेरेशन होना चाहिए। उसके अलावा अगर बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की तो देखिए उनका यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसीजर अलग होता है, उनके पास NOC वगैरह होनी चाहिए, वो मैं किसी अदर वीडियो में आपको डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपके पास सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर होने चाहिए, आपके पास फोटोज अपने प्रॉपर होने चाहिए। बाकी दोनों एडमिट कार्ड का हाफ पोर्शन आपके पास बिल्कुल होना चाहिए, उसके बिना आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास होते हैं तो देखिए कोई भी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो प्रीवियस एग्जाम में देखी गई है वो थंब इंप्रेशन की आती है। देखिए जब आपका एग्जाम होता है तो वहाँ पर भी आपका एक बायोमेट्रिक होता है, पीटी के टाइम पर भी आपका बायोमेट्रिक होता है। उसके बाद जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपका बायोमेट्रिक मैच किया जाता है। तो देखिए बहुत सारे ऐसे जेन्युइन कैंडिडेट होते हैं जिनका बायोमेट्रिक मैच नहीं होता है, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखिए कई बार क्या होता है जो जेन्युइन कैंडिडेट होते हैं उनका भी बायोमेट्रिक मिसमैच हो जाता है, लेकिन उसके लिए वो फिर से टाइम देते हैं, फिर से दोबारा बुलाते हैं। अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो आपको डेफिनेटली वहाँ पर मौका मिलता है और आपका सिलेक्शन भी होता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम देखी गई थी, कुछ स्टूडेंट का फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा था, हालांकि बाद में जाकर उनकी ज्वाइनिंग भी कंप्लीट हो गई है। लेकिन ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर देखने को मिलती है। ये जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपको मेडिकल के लिए भेजा जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन ही या तो आपको बता दिया जाता है आपका मेडिकल सेंटर, या तो सेम डे भी हो जाता है आपका मेडिकल, अदरवाइज नेक्स्ट डे आपका मेडिकल प्रोसेस होता है। रेलवे अपने अकॉर्डिंग जो है हॉस्पिटल्स में भेजता है, वहां पर आपका मेडिकल का प्रोसेस कंप्लीट होता है। मेडिकल के बाद जो है आपको घर भेज दिया जाता है। जो रिजल्ट होता है वो 7
साथ के साथ नहीं बताते हैं। उसके बाद आपका जो है वो पैनल आता है, पैनल में आपको पता लगता है कि आपको जो है कौन सी पोस्ट मिली है, कौन सी पोस्ट पर आपकी ज्वाइनिंग हुई है। उसके बाद देखिए पैनल आने के 15 से 20 दिन या फिर 1 महीने बाद जो है आपकी ज्वाइनिंग आती है। ज्वाइनिंग लेटर आपको भेज दिया जाता है, स्पीड पोस्ट के द्वारा आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद आपको जो है जाना होता है अपने डिवीज़न में, जो डिवीज़न आपको अलॉट होता है, जो पोस्ट आपको अलॉट होती है उसमें आपको जाना होता है। वहाँ पर फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स दोबारा से दिखाने होते हैं। वहाँ पर आपकी एक फाइल तैयार की जाती है, आपका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। उसके बाद जो है आपका ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है आपकी ट्रेनिंग होती है। देखिए 15 से 20 दिन या फिर मैक्सिमम 1 महीने की ट्रेनिंग जो है ग्रुप डी में देखी जाती है। ट्रेनिंग करने के बाद आपको जो है यहाँ पर पोस्टिंग मिल जाती है और आपकी सैलरी जो है वो अलॉट कर दी जाती है और आपको जो है सैलरी मिलना भी स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो है पूरा रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम से लेकर ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया है। हालांकि बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बताने की कोशिश की है, हो सकता है इसमें कुछ चीज़ें छूट गई हो। अगर कोई चीज़ यहाँ पर छूट गई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा या फिर सेपरेट वीडियो बना दूंगा।